गुड इवनिंग बच्चों। और फिर कितने लोगों ने दे दिया टेस्ट अभी तक? कैसा लगा टेस्ट राम? स्पर्श? हाँ, नहीं मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई नहीं, कल दे दो फिर डिस्कस करेंगे। नहीं, आज 6 तक नहीं था, कल 6 तक था। फिर मुझे आज 6 तक लगा तो दे दिया मैंने। सर मुझे भी मैं भी यही हैरान हो रहा था, मैं कहा यार कमाल हो गई कि कल तक का टाइम है तो आज ही क्यों दे रहे हैं लोग। सर डेट में मेरे को देखी नहीं थी। हाँ, मेरे को तो डेट नहीं उम्मीद है देखी सर। कि कोई देगा पहले। मैंने बच्चों हीट के ना आपको जान के वो क्वेश्चंस नहीं बोले करने को, जो रिवीजन शीट 1 के थे वो तो काफी सिंपल थे, तो मेरे ख्याल से दूसरे कर लोगे तो उसकी प्रैक्टिस तो अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, एक्सरसाइज 3 तो आपको करनी चाहिए, उसमें तो मतलब मेरे बिना कही ही है वो तो। हाँ बच्चों, ये कर लिया सबने? इसमें बताओ डाउट्स। हाँ, मैं वो भी बता दूंगा अगर और कोई भी डाउट्स हो ना, मतलब एक्सरसाइज 3 वगैरह में या कुछ, मैं वो भी बता देता हूँ। पहले इसमें बताओ मुझे। बच्चों अगेन आपको आइडिया लगा होगा, मतलब वैरायटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चंस की, है ना? एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिक्स टाइप के हैं। मैंने आपका जो प्लान बनाया हुआ है ना, वो टॉपिक्स इसी सीक्वेंस में ही रखे हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। रिवीजन शीट 1 करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लगेंगे आपको। मतलब रिवीजन शीट 1 का पर्पस तब है जिससे कोई चैप्टर ऐसा हो ना जो आपको लगता हो कि यार मेरा वीक है, मुझे आता नहीं अच्छे से, फिर उसकी रिवीजन शीट 1 करो। अदरवाइज मतलब 1 की जगह एक्सरसाइज 3 करो अपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ देखो बच्चों, ये टेम्परेचर टी नॉट पे मेंटेन्ड है, इसका टेम्परेचर किसी भी टाइम पे टी मान लो, और इनिशियल इसका 3 T0 है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट बीइंग रेडिएटेड बाय इट?
सिग्मा ब्लैक का हुआ है तो E1 हो गया A4 pi r² इंटू, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग्स हैं क्लियरली, तो ये T4 माइनस E04 हो गया। दिस इज dq बाई dt, करेक्ट। ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस mc dt बाई dt। तो mc क्या है? अल्फा TQ dt बाई dt। ये इंटीग्रल बन गया। इसमें टेम्परेचर की लिमिट्स पुट कर दो, 3T0 से 2T0, इससे निकल आएगा। आगे बचो। श्रेयत, आपने रिवीजन टेस्ट 1 दिया नहीं था क्या संडे वाला? श्रेयत तो है ही नहीं क्लास में, नहीं है। श्रेयत, रिवीजन टेस्ट 1 दिया था संडे वाला? बच्चों और कोई डाउट? ठीक है जी। हाँ, उस टेस्ट में नहीं था, बट आपके एडवांस टेस्ट में है, वर्नियर एंड स्क्रू। ये कौन सी वाली रिवीजन शीट थी, एडवांस वाली? बच्चों सेकंड का आंसर ए आ रहा है क्या? W1 at 0, W2 at 59, ये दे दिया। क्या कह रहे हो? W1 इक्वल टू W2 गिवन? मैं कह रहा था फिर पीछे आंसर W1 इक्वल टू दिया है, बी ऑप्शन अच्छा अच्छा, बट आंसर आ क्या रहा है? ए आ रहा है, सी आ रहा है? ए आ रहा है। चेक करो वो। Density of metal is large compared to that of alcohol. तो बस हम तो ये देखें कि what will happen to the buoyant force, जो buoyant force है वो हो गई रो लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी।
इस तरह से बन जाएगी और मेटल की कोफिशिएंट कम है तो बॉइंट फोर्स कम हो गई। तो अपरेंट वेट बढ़ जाएगा तो सी आएगा। देखो गोपाल, टेम्परेचर बढ़ाया पे पॉइंट Yes. है ना। Yes. तो पीछे तो वो दिया है equal. हाँ ठीक है, पीछे तो गलती हो गया अभी। आगे सर जैसे जब उसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी है तो वो बिल्कुल जमीन से चिपक जाएगा। नहीं, ये तो जरूरी नहीं कि चिपके ही, मतलब वो तो हो सकता है कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटका हुआ हो वेइंग मशीन, तभी वेट मेजर कर रहा हूँ उसका। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यस ऑब्वियसली ये डायमेंशनली तो हो ही सकता है और वैसे ही करना चाहिए था, बट इसका जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है देखते हैं। ये उससे हो जाएगा आई बिलीव, जो एक था नहीं थर्मल स्ट्रेस वाई ए अल्फा डेल्टा टी वाला कंसेप्ट, जिसमें हम लिखते होते थे कि टोटल स्ट्रेस इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस प्लस इलास्टिक स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेन इक्वल टू थर्मल स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन इक्वल टू 0। उससे हमारे पास वायर के अंदर टेंशन निकल आएगी और फिर टेंशन से हम वो निकाल लेंगे स्पीड। सर जी सर जैसे इस क्वेश्चन में टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, तो सर जैसे जो मेटल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इज हेल्ड एट द एंड्स। हाँ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा बट हो नहीं पा रहा, इसीलिए तो उसमें टेंशन आ गई, अदरवाइज तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आता, इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्योंकि वो नेचुरली तो दबना चाह रहा था लेकिन आपने उसको खींच कर रखा हुआ है। आया समझ? आगे बचो। एट्थ का बच्चों आंसर आ रहा है। सेवेंथ इज थर्मो। एट्थ का डी तो नहीं आ रहा बच्चों? .132 आता है गोपाल, शायद ऐसा है, तो वो राउंड ऑफ होके 0.13 बनता है। या शायद एग्जैक्ट ही आ रहा है। ओके हाँ एग्जैक्ट आ रहा है भाई। 15th क्वेश्चन,
फ्रैक्शन क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना? उस पे वो लगा दो फॉर्मूला एक्सपेंशन वाला, से आ जाएगा बस सीधा। आगे ट्वेंटी एट्थ का आंसर बचाओ। 55 आ रहा है क्या? सर ये यहाँ पे ये 3.3 से आएगा, मतलब 5.5। अच्छा, इसको 3.3 कर लो बच्चों। और 21st का आंसर 21st का आंसर ठीक है बच्चों? ठीक है। स्पर्श वही गलती की होगी जो मैंने बोली थी, रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ हीट लॉस दो अलग चीजें हैं। सर रेट ऑफ कूलिंग वो रेट ऑफ, dt/dt वाले नहीं है? हाँ तो वो एरिया पे नहीं डिपेंड करता? नहीं, वो मतलब उसको लिखोगे ना आप, मतलब सिर्फ एरिया पे नहीं करता ना, वो एम पे भी तो करता है। मतलब जब हम लिखते हैं dq/dt इज इक्वल टू mc/dt/dt, तो वो अपॉन एम आ जाता है, एम में r³ की टर्म आती है। ओके सर, हाँ जी। आगे 35th का आंसर गलत है, सी नहीं है 35th का। ए दिया हुआ है। 35th का तो सी आएगा, सोचने वाली बात ही नहीं। 47 ideal black body at room temperature is thrown into a furnace, it is observed that। हाँ जी बच्चों, क्या होता है इसमें? वैसे तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपका। नहीं तो क्या, एक ब्लैक बॉडी है, तो सबसे पहले तो इनिशियली तो वो डार्केस्ट होएगी होएगी क्योंकि वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही होगी। अब सोचने वाली बात बची ए और डी ऑप्शंस में, कि एट लेटर टाइम्स द ब्राइटेस्ट या एट लेटर टाइम्स इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो क्या हो जाएगा बाद में वो, मतलब फाइनली जो इक्विलिब्रियम होगा तो उसका टेम्परेचर फर्नेस वाला टेम्परेचर हो जाएगा। तो गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, यस। तो क्या होगा कि अगर वो पहले सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है तो बाद में वो सारी रेडिएशंस एमिट भी करेगा, ठीक है ना? तो बताओ उसके हिसाब से क्या बनेगा फिर, ए बनेगा या डी? तो ब्राइटेस्ट बन जाएगा, बाद में ए बन जाएगा आंसर।
सर एक सेकंड बच्चों, क्या था? ए ऑप्शन है एट लेटर टाइम्स द ब्राइटेस्ट, और डी ऑप्शन है एट लेटर टाइम्स इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। एक बार सोचो दोबारा, ए और डी में से क्या बनेगा बच्चों? Why will it be the brightest later on? यस, इसका डी आएगा बच्चों, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा कि वो सारी वेवलेंथ एमिट कर रहा होगा, राइट? जब उसका टेम्परेचर हाई हो गया, फर्नेस के टेम्परेचर के इक्वल हो गया, तो जो ये ब्लैक बॉडी है वो भी तो मतलब वो सारी रेडिएशन एमिट करेगी, और जो फर्नेस है वो भी एमिट कर ही रही होगी। तो बाद में आप उसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे। सोचो बच्चों एक बार। ब्राइटेस्ट तो तब होती है अगर आप उसको किसी डार्क रूम में ले जाते हैं, मतलब बाकी रेडिएशन भी तो निकल ही रही हैं उससे, मतलब फर्नेस में है तो फर्नेस से भी तो रेडिएशन निकल रही हैं, करेक्ट? तो इसका आंसर डी ही आएगा। सर डिस्टिंग्विश तो हम तो नहीं कर पाएंगे ना, अगर मतलब वो अ, सिर्फ वही रेडिएशन एमिट करेगी जो फर्नेस एमिट कर रही है। नहीं, डोमिनेंट तो वही हो जाएगी ना जब हम लैम्डा एम टी इक्वल टू बी लगाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया ब्लैक बॉडी और फर्नेस का, तो दोनों की डोमिनेंट वेवलेंथ सेम हो जाएगी। सर एमिट करना कब शुरू करेगी? नहीं, ऐसे नहीं हम कह सकते, मतलब शुरू से एमिट हो रही होगी, हर टाइम पे ही एमिट भी हो रहा होता है, एब्सॉर्ब भी हो रहा होता है, हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कब से एमिट होगा। तो फिर सी क्यों नहीं? सी नहीं, इनिशियली तो डिस्टिंग्विश हो ही जाएगी ना, इनिशियली तो वो डार्क होएगी, मतलब इनिशियली तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही होगी ना कंपेयर टू जो एमिट हो रहा होगा, क्योंकि इनिशियली वो रूम टेम्परेचर पे। नहीं सर, जैसे हमने उसको फर्नेस में डाल दिया तो वो मतलब साथ के साथ ही मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ही नॉन डिस्टिंग्विशेबल बन जाएगी। नहीं, वो तो अब डिपेंड करेगा कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और सब कुछ, मतलब बेसिकली जब उसका टेम्परेचर फर्नेस टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तब वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगी। हाँ जी, आगे बच्चों।
53 का ये आ रहा है बच्चों। सबका ये आ रहा है बच्चों 53 का। सीधा ही है, कुछ नहीं है, दोनों की डेंसिटी सेम अमाउंट से चेंज कर रही है। आगे 56 का सी आ रहा है क्या बच्चों? आगे 62 स्फेरिकल बॉडी को आपने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के अंदर रख दिया, राइट? तो एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी पर सेकंड। तो बस जान के आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि अगर स्फेरिकल बॉडी को आपने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के अंदर रख दिया तो बच्चों क्या उससे स्फेरिकल बॉडी की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ जाएगा? नहीं आएगा। मतलब बेसिकली जो आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये आपकी एक स्फेरिकल बॉडी हो गई, दिस इज सराउंडेड बाय अ ब्लैक बॉडी। इस क्वेश्चन से बच्चों एक बात ये नहीं क्लियर हो पा रही है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, मतलब किसकी एनर्जी रेडिएटेड की बात कर रहे हैं वो, स्फेरिकल बॉडी की या सराउंडिंग बॉडी की, है ना? तो चलो हम दोनों का ही निकाल के देखते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी हमें। मैं इसको 1 बोल देता हूँ, अंदर वाली बॉडी को, बाहर वाली बॉडी को 2 बोल देता हूँ। तो बच्चों अगर तो हम 1 की बात करें, वैसे तो 1 की बात ही हो रही होगी क्योंकि उसी के ही टेम्परेचर की बात हो रही है ना? 1 का ही टेम्परेचर है। तो नो डाउट ब्लैक बॉडी जो है वो जिस भी टेम्परेचर पे होगी वो हर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रही होगी, और वो रेडिएशन अंदर भी जा रही होगी और बाहर भी जा रही होगी, है ना? इसमें भी कोई शक नहीं है। तो 1 वाली क्या एमिट कर रही होगी? सिंपल, उसका जो भी सिग्मा ई टी की पावर 4, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना? सर अच्छा
अच्छा 1 मिनट के लिए बच्चों, मान लो आउटर बॉडी का पूछा होता, फिर क्या आंसर आता? फिर बस E1 पुट हो जाता, फिर ए आंसर बन जाता है ना। हाँ मतलब जस्ट इन केस उसका भी टेम्परेचर गिवन होता और सब कुछ, तब कह रहा हूं मैं, मतलब नॉट इन दिस क्वेश्चन, नॉर्मली, अदरवाइज बस बताने के लिए। हाँ जी स्पर्श, क्या करो? सर जैसे इस पे वापस भी रेस पड़ रही होंगी सर, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी ये? ना, वो मतलब कुछ स्पेसिफिक ही एब्जॉर्ब करेगी, उन्हीं को एमिट करेगी। ये समझ नहीं आया। मतलब जो किरचॉफ लॉ होता है वही होता है ना, कि बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है वही एमिट करती है। यस सर। तो वो कुछ पर्टिकुलर एब्जॉर्ब कर रही होगी, उन्हीं को एमिट कर रही होगी। तो हमें मतलब नेट नहीं बताना इसमें? नहीं, नेट तो फिर जीरो ही हो जाएगा अगर वो टेम्परेचर T पे मेंटेन्ड है तो। हम तो सिर्फ जो एमिट हो रही है वो बता रहे हैं। ठीक है सर, हाँ जी। सर जो अंदर वाली है वो मेंटेन्ड है ना, तो मतलब हाँ ब्लैक बॉडी का तो कोई टेम्परेचर गिवन नहीं हाँ है हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं उसका। हाँ तो हमने उसका कैसे मतलब ई की वैल्यू वन कैसे? नहीं नहीं, मतलब मैंने कहा कि अगर उसका भी टेम्परेचर गिवन होता अच्छा तो। हाँ हाँ यस यस। आगे बच्चों, मल्टीपल बच्चों। सिंगल 31। तो 31 में आप वो मतलब लैम्डा m निकाल लोगे, तो ऑब्वियसली उसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा होएगी, और वही आप कमेंट कर सकते हो, वीन्स लॉ। मेरे ख्याल 1000 वाला आ गया ना, तो 1000 वाली मतलब U2 सबसे ज्यादा है, बस आप इतना बता सकते हो और कुछ नहीं बता सकते। मल्टीपल एट्थ वाला बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस की बात हो रही है, तो हमें ये पता है कि जब आइस मेल्ट करती है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, उस पे वर्क हो रहा है या वो वर्क कर रही है? उस पे वर्क हो रहा है, तो एक तो बी आंसर आ गया। और दूसरा कैसे बताना है, वो लिख के फर्स्ट लॉ उससे निकल आएगा। ये है आपकी एक्सरसाइज 3 में वैसे। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें जो स्ट्रिप है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी,
ऊपर मान लो कॉपर हो गया, नीचे ब्रास हो गया, वो ऑप्शन से पता चल रहा है कि कुछ ऐसा होना पड़ेगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें आर के बारे में कमेंट करना है। तो बच्चों आर हम सेंटर से लेते हैं, राइट। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अब ये बच्चों एक स्ट्रिप की थिकनेस हम, ये कर्व्ड इसलिए हो जाएगी क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। तो एक स्ट्रिप की थिकनेस बच्चों अगर हम टी मान लें, तो जो ऊपर वाली स्ट्रिप है उसका मीन रेडियस r प्लस टी बाई 2 हो गया, नीचे वाले का मीन रेडियस r माइनस टी बाई 2 हो गया। इससे क्या इक्वेशन बनती है हमारी? बाद में थिकनेस चेंज नहीं हो जाएगी, मतलब ये फाइनल मानी है आपने? हाँ फाइनल। हाँ मतलब थिकनेस में चेंज नेग्लिजिबल माना है, क्योंकि मतलब स्ट्रिप है तो लेंथ ही मेजर डायमेंशन होएगी, थिकनेस में तो नेग्लिजिबल ही फर्क पड़ेगा। सर हाँ जी, सर ये साइडवेज क्यों नहीं बनाई? वैसे बना लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको 90 डिग्री से घुमा के बना लो फिगर। नहीं सर, मतलब जैसे ये आपने मतलब ऊपर कॉपर नीचे ब्रास, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे साथ साथ में, मतलब एंड टू एंड वाला सीन। अच्छा नहीं, पाई मेटालिक ऐसी होती है जो दो स्ट्रिप्स आपस में चिपकी हुई हो, मतलब फिर तो वो कुछ बनेगा ही नहीं जो आप कह रहे हो, फिर तो कोई कर्वेचर ही नहीं आएगा ना, फिर तो दोनों अपना अपना एक्सपैंड कर जाएंगे। ओके सर। तो इनिशियल लेंथ अगर हम कुछ L मान लें, तो ये फाइनल लेंथ बन गई R प्लस टी बाई 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू L इंटू 1 प्लस अल्फा C डेल्टा टी। सिमिलरली नीचे वाले की हो गई R माइनस टी बाई 2 इंटू थीटा, हो गई L इंटू 1 प्लस अल्फा B डेल्टा टी। क्या इससे कुछ बनता है? इनको बच्चों अगर हम एक तो डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना, उससे थिकनेस आ जाएगी। और हाँ वही, मतलब डिवाइड करके वो लगा दो कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ, यस, उससे बन जाएगा। सर ये करने के बाद ना एक बार इसको करना अंडू। चलो आप बताओ क्या बन जाता है। हाँ मतलब ये अच्छा क्या बन जाता है? ये मतलब ये बन गया ना, R प्लस टी बाई 2 ओवर R माइनस टी बाई 2। हाँ इसके अंदर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आ जाता है, पर अल्फा का मतलब अल्फा सी प्लस अल्फा बी वाली टर्म भी आती है।
तो जैसे हमें इससे पूछा है कि अल्फा सी माइनस अल्फा बी के साथ कंपेयर करो, तो हम बता नहीं सकते ना, अल्फा सी प्लस अल्फा बी वाली टर्म भी आ रही है उसके अंदर। ये मुझे बताना इस पे अप्लाई करके आपका क्या बनता है सी एंड डी। क्या बन जाएगा? इससे आया था कि R इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, मतलब अल्फा एवरेज उनका, इंटू डेल्टा टी, अपॉन अल्फा बी माइनस अल्फा सी का मॉड इंटू डेल्टा टी। हाँ, इंटू वो भी आएगी। कोई लेंथ की टर्म आएगी। बेसिकली ना ये कैसे बना कि इसके साथ एक टर्म आ रही होगी कोई भी है ना, थिकनेस की है जो भी। ये इससे आंसर कैसे बनाया गया है थोड़ा सा धक्का है। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इंडिविजुअल टर्म्स को डिवाइड कर दूं, मतलब डिवाइड क्या मतलब, ये कह लो कि ऊपर वाली जो टर्म है उसमें जो मतलब ये वाली टर्म जो है ये थोड़ी नेग्लिजिबल सी है कंपेयर टू वन, क्योंकि अल्फा इज जनरली वेरी स्मॉल, डेल्टा टी नॉर्मल आप ले लो जितना भी है, तो उससे वो बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों मतलब वैसे अगर आप देखो, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो आप एकदम अगर टेस्ट में करोगे, मतलब ये उस टाइप का है जो एकदम समझ ही नहीं आएगा कि चार्ट कैसे करें, है ना, मतलब बहुत टिपिकल सी अप्रोच है। तो मतलब दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनको छोड़ देना चाहिए एकदम से। मतलब ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो किसी के नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि आपके नहीं होंगे, ये ऑल ओवर इंडिया ही मतलब रेयरली बहुत ही कम लोगों के होंगे। ठीक है, सो नेवर वरी अबाउट सच क्वेश्चंस। मतलब ये मान के चलो कि कोई ना कोई ऐसे होंगे ही, नो डाउट थोड़ा सा लॉजिकली सोच के भी समझ तो आता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं स्टिल कहूंगा अवॉइड ही करो, एम ही जबरदस्ती नेगेटिव मार्किंग हो जाए, है ना, कोई फायदा नहीं। आगे बच्चों, टेंथ क्वेश्चन, हाँ बच्चों ये ना छोड़ दो क्वेश्चन,
इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ना 3 साल 2003 से 2005, शायद मैंने आपको पहले बताया भी हो, ये 3 साल के ना क्वेश्चन पेपर्स आईआईटी ने आउट नहीं किए थे। तो इसके जो फाइनल क्वेश्चंस भी आए ना, वो सारे मेमोरी बेस्ड ही हैं। तो मतलब कहीं ना एम्बिग्विटी सी है इन क्वेश्चंस में, मतलब इन में से कई क्वेश्चंस है, मतलब वो क्लियरली आई ही नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन में भी यही गड़बड़ है। मतलब अगर आप 5 प्रीवियस ईयर चेक करोगे ना, पांचों में कुछ ना कुछ अलग होता है इनमें। एंड उस टाइम पे इतना ऐसा कुछ था भी नहीं कि व्हाट्सएप और ये सारा कुछ की भाई हाँ भाई फटाफट सबसे मंगा लिया, कर लिया और पूरा पेपर बना लिया। तो मतलब मैं आपको और चैप्टर्स में भी दिखाऊंगा, ये 3 साल के क्वेश्चंस में थोड़ा इशू है। आगे बच्चों, अच्छा वो पता नहीं तब क्या हुआ था कि फॉर व्हाट रीजन उन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया। उससे पहले भी देते थे, फिर कोई फिर किसी ने केस क्लोज कर दिया था 2005 में, फिर देने शुरू कर दिए थे। मतलब 2003 में मैंने दिया था, मतलब वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तब कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे याद आ गया कि क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर रिलीज हुए थे। इन्होंने ना ये 3 साल जो पेपर बनाए थे वो उस टाइप के थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स से थे। तो उसमें क्या था कि जो सब्जेक्टिव के आंसर करने थे वो उन्होंने ही बुकलेट दी थी, उसके अंदर ही लिख के सबमिट करना होता था। तो इसलिए मतलब वो बाहर आए ही नहीं बुकलेट्स और वो जो भी था। अच्छा मुझे एक ये 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में एक हल्की सी कंट्रोवर्सी सी आती है। आ, वो किस तरह से, जैसे इसका आंसर बी है कि नहीं है ये बताओ। मतलब इसमें कुछ ऐसा है ना, जितना हीट फ्लो ए से हो रहा है उतना ही ई से हो रहा है, एंड वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ही है। तो मतलब फिर बी स्टेटमेंट गलत क्यों है? मैक्सिमम का मतलब ऐसे नहीं भी सबसे बड़ा, एक के तो साथ आ गया मतलब। हाँ मतलब यही सेंस बन सकती है ना, मतलब अगर हम ऐसे सोचे कि हाँ सबसे बड़ा, फिर तो ये गलत हो गया। ये मतलब थोड़ा सा वो है ना कि है तो ए में भी सेम, बट ये है तो ज्यादा वाला ही। अच्छा एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ इसका आईआईटी वालों ने क्या किया था। मतलब मुझे क्यों पता नहीं ऐसा याद आ रहा है कि उन्होंने बी आंसर कंसिडर किया था इसका। लेट मी चेक।
नहीं दिया था, ठीक है, फिर तो कोई चक्कर नहीं है ना। फिर तो हम आ, अपनी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलें। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, है ना। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसका आई बिलीव बाकी तीनों बन जाते हैं ना, ACD। ओके, 15th बच्चों, heat capacity as a function of temperature. Temperature is increased at a constant rate. तो हम हीट एब्जॉर्ब्ड की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। तो वो हो गया dq बाय dt, जो कि हो गया mc dt बाय dt। dt बाय dt जो है ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, तो जो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। नहीं, ये थर्मो का नहीं है, ये तो हो ही सकता है। तो the rate at which heat is absorbed in the range 0 to 100 varies linearly with temperature. ओके, तो आप कह रहे होगे या कह सकते हो कि मतलब अब 0 से 100 यहाँ पता नहीं चल रहा ना कि ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व है। इज इट? तो चलो इस पे आते हैं, मतलब अगर तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ऑप्शन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो है, मतलब नियरली स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन लग रही है देखने में, है ना। तो ए मार्क करना चाहिए। मैं बच्चों इसका भी ना, मैं अभी एक बार चेक करता हूँ, एक्चुअल पेपर में भी देखता हूँ क्या सीन है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे क्लियर होगा बिल्कुल, मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको। एनीवेज, ए तो आप समझ गए कैसे करना है ना। मतलब dq बाई dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c है, बस ये देखना है कि c कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर से। अब बी ऑप्शन, heat absorbed in increasing the temperature from 0 to 100 is less than heat required from increasing the temperature from 400 to 500. yes, very clearly 400 से 500 में c ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा हीट चाहिए कंपेयर टू जो 0 से 100 में। यस, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना हो तो एरिया से करोगे, इसको दूसरी साइड ले जाओ dt को, तो इंटीग्रल c dt की टर्म आ जाएगी जो कि एरिया बन गया। तो 0 से 100 का ये एरिया है, 400 से 500 का ये एरिया है, तो ऑब्वियसली वो बड़ा है। तो बी ऑप्शन तो आएगी सी। देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इन द रेंज 400 टू 500। तो यस, 400 टू 500 में सी कांस्टेंट है, तो कोई चेंज नहीं है। रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, यस, सी बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो डी तो आएगा ही आएगा, है ना। तो चारों ऑप्शन ये ठीक हो गई, assuming it to be a straight line। राइट बच्चों, सी
देयर इज नो चेंज। अच्छा, अगेन थोड़ा सा ग्राफ से क्लियर नहीं हो रहा ना, मतलब उसको अब अप्रोक्सीमेट माने या एग्जैक्ट माने। मैं 1 मिनट बच्चों, मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि टेस्ट में कैसा था। मेरा मानना है कि उनके में कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं होगी। ठीक है, चक्कर 2013 में तो क्वेश्चन नहीं आया। तो देखो बच्चों, मजेदार बात मिल गया मुझे। मैं 1 मिनट बच्चों आपके साथ शेयर ही कर रहा हूँ। हाँ बच्चों, दिख रहा है स्क्रीन? ये इस तरह आया था एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए? सर 100 वाला तक तो सर अभी भी क्लियर नहीं है, मतलब 400 से 500 तो बिल्कुल क्लियर है ना, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। वो तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि कांस्टेंट है। ये वाला नहीं, मतलब 0 से 100 अभी भी देख के पता नहीं चल रहा ना कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो देखो इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर। सही है ना? तो मतलब इस साल को छोड़ दो, इससे पहले तक तो भैया आईटी वाले बहुत सही थे। मतलब वेरी वेरी लॉजिकल अप्रोच। इस साल में तो उन्होंने बहुत चीजें थी जो कंसिडर नहीं की आईआईटी ने, पता नहीं क्यों। चलो आगे बचो।
बाकी तो इधर ना। ओके हाँ जी, कोई थ्योरी में कोई डाउट कह रहा था कोई? प्लीज आस्क। सर जो वो ई लैम्डा होता है वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में, वो एक्चुअली क्या होता था? उसका मीनिंग मतलब? ई लैम्डा होता है कि एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। जैसे मतलब एक बिल्कुल छोटी सी वेवलेंथ रेंज की, जैसे मतलब मान लो मुझे 1000 एंगस्ट्रॉम्स प्लस माइनस, लेट से मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब लेट से प्लस माइनस 0.5 एंगस्ट्रॉम ले लो मैं, तो ये एक यूनिट वेवलेंथ रेंज बन गई अराउंड 1000 एंगस्ट्रॉम। कि इसके करस्पॉन्डिंग पर एरिया कितनी पावर एमिट हो रही है, मतलब इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट वेवलेंथ अराउंड सम वेवलेंथ, मतलब किसी एक वेवलेंथ के अराउंड एक यूनिट वेवलेंथ जो बनती है उसकी कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, यूनिट का मतलब समझ रहे हो कि जो रेंज बनेगी वो मतलब, या बैंड मतलब जो विड्थ बनेगी वो 1 यूनिट वेवलेंथ मतलब 1 यूनिट होनी चाहिए। और कोई डाउट बचो थ्योरी में? सर हाँ जी। सर जब हम कंडक्शन में के हीट करंट का फॉर्मूला लिखते हैं के ए डेल्टा थीटा बाय एल, हाँ जब हाँ हम स्टेडी स्टेट के लिए लिखते हैं हाँ तो उसमें सर जब सपोज एक बॉडी जिसकी लेंथ एल है हाँ तो उसके सर हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा? हाँ। सर क्यों? स्टेडी स्टेट का मतलब ही है ना कि जिसके बाद कोई चेंज ना आए। सर हीट तो फ्लो कर रहा है तो मतलब हाँ, करंट क्यों नहीं? तो क्या हो रहा होगा, जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही आगे भेज रहा है। सर फिर तो मतलब एंड पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा? हाँ आइडियली हो रहा होगा, बट इसीलिए जो क्वेश्चंस हम करते हैं, हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। काफी हद तक तो जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें ऐसे लिखा होता है कि एंड पॉइंट को मेंटेन किया हुआ है। जैसे आपको कुछ कह दिया यहाँ फायर है, यहाँ आइस है, तो यहाँ तो हमें दे दिया कि किसी ना किसी तरीके से टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। अब आपने प्रीवियस ईयर या कहीं पे ऐसा क्वेश्चन भी किया हुआ है जिसमें कुछ ऐसा था कि एक तरफ तो मेंटेन किया हुआ है, एक तरफ ऐसे बॉल लगा दी, यस सर, यस सर। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, चेंज भी हो रहा है। सर हम मतलब ये फॉर्मूला जब स्टेडी स्टेट नहीं है तब कैसे कर सकते हैं? तब नहीं लगा सकते आप, तब तो आपको ये कहना पड़ेगा कि कोई जो छोटा सा पार्ट है, अब इसमें कुछ हीट आ रही होगी, कुछ इससे निकल रही होगी, यस वो सर। अलग होएगी, और जो बची वो इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही होगी। ओके सर। हाँ बच्चों, और कोई डाउट थ्योरी में? सर हाँ जी। सर एक हम न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ते हैं जो कहता है कि प्रोपोर्शनल टू होता है टी माइनस टी नॉट के। हाँ जी। हाँ, और सर एक हमने खुद अपना रेट ऑफ कूलिंग वहां से डिराइव किया था। सर वो फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसमें हम मानते हैं कि दैट इज ड्यू टू ऑल मोड्स, मतलब वो एक प्रैक्टिकल लॉ है, वेराज जो हमने निकाला था वो सिर्फ रेडिएशन के लिए निकाला था। सर तो वो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था वो सर S1 S2 वो मेटेलिक स्फीयर्स वाला। हाँ हाँ हाँ, वो तो रेडिएशन वाला था। नहीं सर तो उसमें जो लेकिन फिर कन्वेंशन नहीं हो सकती। कन्वेंशन क्या?
नहीं सर, वो रूम में रखा है ना, मतलब सिर्फ वहां पे फिर हाँ, हाँ। कन्वेंशन से भी तो हीट लॉस हो सकता, तो फिर वहां पे हम न्यूटन वाला क्यों नहीं लगा रहे? नहीं, वहाँ लैंग्वेज से पक्का क्लियर हो रहा होगा, मतलब वहाँ कोई सराउंडिंग टेम्परेचर या कुछ वैसा दिया हुआ है। एक है, सिर्फ एक रूम में रखा है। कहाँ था वो, कौन सा क्वेश्चन था, इसमें था या दूसरे में था? सेकंड पे सर, वो एडवांस वाली में। एडवांस में ही था। सेकंड पेज का 21 क्वेश्चन। नहीं, इसमें तो बहुत जगह से क्लियर हो रहा है। सबसे पहली बात ये कि मटेरियल की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ से तो एकदम क्लियर हो रहा है कि वो रेडिएशन की बात हो रही है। सर लेकिन बट कन्वेंशन भी तो हो ही रहा होगा उस रूम में। नहीं, हो रहा होगा, डेफिनेटली वो हो रहा होगा, बट मतलब ये लैंग्वेज से हमें आइडिया लग रहा है कि रेडिएशन की ही बात कर रहे हैं। एंड आपने रादर उल्टा देखा होगा कि जहाँ पे न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है ना, वहाँ लिखा होता है कि इट ओबेज न्यूटन्स लॉज। और बच्चों, सर जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो जब कैंडल है हमारे हाथ में और फ्री फॉल हो रहा है, तो जो उसकी हवा है वो तो अंदर ही रहेगी, तो गर्म क्यों नहीं होगी लिफ्ट? मतलब फ्री फॉल में ग्रेविटी जीरो हो गई ना, ग्रेविटी जीरो हो तो गई? मतलब वो कन्वेक्शन नहीं होगी ना। फ्री फॉल का मतलब ये होता है ना, इफेक्टिवली जी इफेक्टिव जीरो हो गया। हाँ जी सर। तो अगर जी इफेक्टिव जीरो हो गया तो देर इज नथिंग जिस कारण से, जो नॉर्मली तो ये कहते हैं ना कि एयर की जो लेयर्स हैं वो ऊपर मूव करेंगी, कन्वेक्शन से वो हो गई हीट अप। सर हम ये मान रहे हैं कि लिफ्ट में हवा चल रही है, मतलब बाहर से अंदर भी आ रही है हवा। नहीं नहीं नहीं, लिफ्ट के अंदर कुछ हवा है। मतलब क्वेश्चन ये है, आप इसको ऐसे सोचो, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसे कैंडल चल रही है नॉर्मल, अभी कुछ नहीं है, तो ये जो एयर की लेयर्स हैं ये कैसे हीट हो रही हैं? ड्यू टू कन्वेक्शन, यस सर। है ना। अब यही सिचुएशन अगर आप लिफ्ट के अंदर क्रिएट करोगे, तो लिफ्ट के अंदर इन अ वे इफेक्टिवली ग्रेविटी जीरो हो गई। यस सर। तो अगर ग्रेविटी जीरो है तो ये लेयर्स की मूवमेंट नहीं होगी ना ऊपर नीचे। सर पर जो गर्म हुई वो तो अंदर तो होगी उसकी हवा, मतलब जब अगर पूरी लिफ्ट अगर नीचे जा जो रही है। फ्लेम के कांटेक्ट में है, जो फ्लेम के कांटेक्ट में एयर है, वो तो गर्म हो गई। यस सर। इससे ऊपर वाली एयर कैसे गर्म होगी? कंडक्शन से। गैसेस में तो कंडक्शन नेग्लिजिबल होता है। ग्रेविटी तो है नहीं। तो क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, इस कारण से कन्वेक्शन से हो नहीं पा रही। नॉर्मली तो कन्वेक्शन से होती है, यस सर। तो इसलिए ये मतलब हम कह रहे हैं। सर पर जो गर्म हवा थी वो तो लिफ्ट में ही है अभी भी। हाँ, हम लिफ्ट के अंदर वाली जो हवा है उसकी डिफरेंट लेयर्स की बात कर रहे हैं। या आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? रेडिएशन से हो सकती है, यस। सर तो लिफ्ट तो मतलब गर्म होगी होगी। हाँ, मतलब अगर रेडिएशन डोमिनेंट है, मतलब रेडिएशन है सफिशिएंट, तो यस होएगी। शोभित, आपका मतलब क्वेश्चन यही था या कुछ और था?
सर मतलब समझ नहीं आ रहा, जैसे हवा गर्म हुई तो वो अंदर ही है अभी भी लिफ्ट के, मतलब सपोज कर लो जैसे थोड़ी सी हवा गर्म हो गई, हाँ, जितनी गर्म हुई वो अंदर ही है, तो वो सर्कुलेट नहीं करेगी अंदर ही अंदर? वो सर्कुलेट नहीं करेगी अच्छा, क्योंकि करेगी। ग्रेविटी नहीं अच्छा, है, इस कारण से वो सर्कुलेट नहीं करेगी। अच्छा। हाँ बच्चों, एनीथिंग एल्स? टेस्ट के क्वेश्चन में कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है सर। सर आपने वो मतलब देखा था भी, जो टाइम पीरियड है मतलब वो पहले से ही उसके अंदर ऐसे प्लस नहीं माइनस नहीं, वन वो लिखा मुझे हुआ है। देखना, वो मुझे याद है, वो मैं आपको देख के बताऊंगा अगली क्लास से पहले। तो वैसे ही ना एक टेस्ट में था कि मतलब एरिया में जो है एरर वो 0.1 ऐसे प्लस माइनस 0.1 है, और हमें मतलब हाँ, साइड में उससे छोटा आता है 0.01, तो हम 0.01 वाली करेंगे 0.1 उसको राउंड ऑफ करके लीस्ट पॉइंट तक। एक सेकंड। चलो एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ टेस्ट। एक शोभित, आप कौन सा कह रहे हो? एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन। सर जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाला है। ये वाला ई का फर्स्ट। यस सर। A lambda be the emissive and absorptive powers of a body, and E lambda be the emissive power of a perfectly black body, then according to Kirchhoff's law, which is true. तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, E lambda is the emissive power of a perfectly black body, and E lambda जो small e lambda है, that is emissive power of a normal body. तो जो इस बॉडी की एमिसिविटी क्या हुई ये बताओ? That is E lambda by A lambda. Correct? And जो ये होती है, this is nothing but absorptivity. E equal to A होता है ना, तो इससे क्या बन गया? C आंसर बन गया।
एब्जॉर्प्टिव पावर दे रखा है इसमें। हाँ, एब्जॉर्प्टिव पावर, यही क्वेश्चन का मतलब ही है। एमिसिव पावर और एमिसिविटी तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वेराज जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, इसको आप ऐसे समझ लो चाहे। एब्जॉर्प्टिव पावर का क्या मतलब होना चाहिए, चलो ये बताओ, ए लैम्डा का। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? नहीं, डेफिनेशन वाइज क्या होती है एब्जॉर्प्टिव पावर? Is it power absorbed over total power? मतलब एक्चुअली हमें ये समझना है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन ए लैम्डा एंड ए? एक बार सोचो बच्चों। एक बार लिख के देखो, क्लियर हो जाएगा। ये ठीक लिखा मैंने? A is equal to E is power absorbed over power incident. करेक्ट। इससे बनाओ, पावर एब्जॉर्ब्ड जो है दैट इज ए लैम्डा अपॉन पावर इंसिडेंट। बनाओ बच्चों, इससे बनता है कुछ कि नहीं?
हाँ बच्चों, कुछ बन रहा है कि नहीं? ई बन गया ई लैम्डा अपॉन कैपिटल ई लैम्डा, जो कि ए के इक्वल है। ए इज पावर एब्जॉर्ब्ड ओवर पावर इंसिडेंट। हाँ गोपाल, ठीक कह रहे हो आप। कुछ तो सिली मिस्टेक्स ही हो रही है। एक मिनट। बच्चों ये एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? ये ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर ली हमने।
एब्जॉर्प्टिव पावर रेशो होती है, यही यही एक्चुअली यही क्वेश्चन है, चेक करना था, वही गड़बड़ हो गई। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर, जो ए लैम्डा है, दैट इज रेशो ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड अपॉन पावर इंसिडेंट। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, एब्जॉर्प्टिव पावर इज अ रेशो एंड नॉट पावर। समझ रहे हो बात? एंड जो एमिसिव पावर है वो सिर्फ पावर है, वो पावर एमिटेड है। There is no difference between A lambda and A. It is one and the same thing. ठीक है, मतलब ये डिफाइन इस तरह से हुआ है, मतलब और यही ध्यान रखना है बस। एमिसिव पावर इज नॉट अ रेशो। एमिसिव पावर का मतलब है कितनी पावर एमिट की उसने, whereas absorptive power is a ratio. Is this thing clear बच्चों? या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिविटी एक ही बात है। हाँ बच्चों, समझ आया कि नहीं है? तो इससे सी बन जाएगा, राइट? हाँ स्पर्श, कौन सा करो डाउट? सर जैसे हम वहां पे हमने 3 किए थे ना, एक रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और एक ट्रांसमिटेंस। हाँ सर जो जैसे ट्रांसमिटेंस वाली एनर्जी है सर, वही हाँ एमिट नहीं होगी? ना, एमिट तो खुद की भी हो सकती है ना। नहीं सर, अब जैसे एक पार्टिकल पे एनर्जी पड़ी, या तो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, अब्जॉर्ब कर दिया, ट्रांसमिट कर दी, सो जो ट्रांसमिट वाली है वो क्यों नहीं, मतलब नहीं नहीं, या नहीं, तीनों ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हो रहा है। ट्रांसमिटेंस वाली फिर क्यों नहीं है? क्या? वो वाली बेसिकली हम ऐसे कहें कि जो बॉडी से टोटल एनर्जी एमिट हो रही है वो ट्रांसमिटेंस वाली भी है और साथ में वो जो खुद एमिट कर रहा है वो भी है, ये कह लें, जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सी है। फिर उसके पास खुद के पास कौन सी एनर्जी आई? हर बॉडी रेडिएशन एमिट करती है ना। तो वो वाली। हाँ ओके सर, हाँ जी। हाँ बच्चों, ये हो गया, टेस्ट खोलो मैं। सर ट्रांसमिटेंस वाली तो सारी एमिट होगी ना? हम्म, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों जो आप कह रहे हो? फोर्टीन। एरिया दिस मच।
ठीक है, मतलब मैं समझ गया आपका जो डाउट है। बेसिकली जो एरर आता है वो 0.01 आता है, राइट? तो यस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो आंसर, जो ऑप्शन लिखी होनी चाहिए थी वो 10 नहीं लिखी होनी चाहिए थी, रादर 10.00 लिखी होनी चाहिए थी। मतलब नॉर्मली जो रूल होता है वो ये होता है कि क्वांटिटी और उसके एरर में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए नॉर्मली, बट ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता कई जगह, मतलब लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि एरर ही 0.01 आ रहा है, तो वो तो मार्क तो ए ही होगा, तो और कुछ तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर जैसे मतलब मैं कोई स्केल से मेजर कर रहा हूँ 0.2, तो हाँ, ऐसे तो एरिया भी गलत दिया हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो ऐसे लिखा ही नहीं होना चाहिए था। और एक मतलब जैसे मैं अगर 0.2 से मेजर कर रहा हूँ तो मतलब इससे ये भी पता चल रहा है ना कि मैं 0.2 के बाद नहीं मेजर कर सकता उस डिवाइस से। हाँ, तो साइट ऑफ द पार्क में भी मैं उससे 0.01 तो मेजर ही नहीं कर सकता। हाँ, मतलब इसमें भी मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स की गड़बड़ हो गई है। तो सेम डिवाइस एरिया पर मेजर करेंगे, क्या करो? मतलब एक डिवाइस एरिया मेजर करने को दूसरी डिवाइस से मेजर करेंगे। एक मिनट, दोबारा बोलो, मुझे सुना नहीं जसनूर। मतलब एक डिवाइस से एरिया भी मेजर कर रहे हैं, दूसरी डिवाइस से लेंथ भी मेजर कर नहीं नहीं, एक्चुअली तो ये नहीं कर रहे हम, ये कहना गलत हो गया। प्रोपगेशन का मतलब ये है कि आपने तो एक क्वांटिटी मेजर की है बस, और आप दूसरी क्वांटिटी तो कैलकुलेट करके मेजर कर रहे हो। बट हाँ, ये रूल तो होता ही है कि आप जब भी कोई कैलकुलेशन करो या कुछ है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिटेन करना होता है, ठीक है बच्चों? बट मतलब बहुत बार आप देखोगे कि ऐसा नहीं है हो रहा होता, तो मतलब कांट हेल्प इट। हम तो मतलब बिल्कुल ऐसे कोई क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, आ जाता है, बहुत कॉमन है कि जहाँ पे वो मतलब उस चीज को वैल्यू नहीं देते। मतलब हमें तो पता है कि हमने सिंपल एरर वाले मेथड से निकालना है और उस हिसाब से एक ही ऑप्शन बन रही है। इसके अंदर मतलब 0.01 मार्क करेंगे यार। हाँ हाँ, उसमें वही मतलब जैसे कि कोई मैं चीज से मेजर कर रहा हूँ वो दूसरे डेसिमल तक तो जा ही नहीं सकती। हाँ, मतलब आइडियली तो 1 डेसिमल तक ही जाना चाहिए था हमें, जिसके हिसाब से तो आंसर 0 ही हो जाता फिर। हाँ, नहीं वो नियरेस्ट ले लेंगे। ना ना मतलब उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते थे कि भी अगर हम 0.1 ले लें, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। सर हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स सर 100 में 1 है कि 3 है? नहीं बता सकते। ओके सर हम ये भी डिपेंड सर हम डिपेंड ये करता है कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। बट अगेन हम रूल यही मानेंगे कि जो हमें दिया है वो सिग्निफिकेंट ही है, हम तो 3 ही माने। सर हम ये भी कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर भी देखने हैं और ये भी कह रहे हैं कि स्केल भी हमें 0.2 मतलब ऐसे एक ही डेसिमल पे रखनी है, इकट्ठे कैसे हम कर सकते हैं? देखो, जो एग्जैक्ट रूल है वो तो ये कहता है कि मतलब जब आप एरर प्रोपगेशन से निकालते हो फाइनली क्वांटिटीज, तो मतलब बेसिकली रूल आपका ये है ना कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखना होता है। यस सर। तो आइडली वो होना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से तो अगर हम देखें तो अगर मैं 100 का लेंथ निकालूं उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो सच तो 10.0 होना चाहिए अगर हम बात करें। सर जब हम बता नहीं सकते कि 3 है कि 1 है तो ये नहीं किसी मतलब मतलब चलो हम ये मानते हैं कि जो हमें गिवन है वो मतलब से कन्वेंशन है कि हम जो मानते हैं कि ये जो गिवन है ये तो सिग्निफिकेंट ही गिवन होगा, ऑल्दो हम नहीं बता सकते इन अ स्ट्रिक्टर सेंस।
तो मतलब बच्चों इन शॉर्ट बात ये हुई कि आप सिग्निफिकेंट फिगर के चक्कर में ऐसा नहीं करोगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू ही चेंज कर दोगे। सिग्निफिकेंट फिगर का रोल तो राउंडिंग ऑफ में आएगा, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह सकते थे कि एरर में एक सिग्निफिकेंट डिजिट है इसलिए हम मतलब आंसर ही कुछ और बना देंगे। ये 1.82 वाला गोपाल आप कौन सा कह रहे हो? वही कह रहे हो ना जो पिछली क्लास में आया था वो? यस सर, अभी उसके अंदर 1.82 एग्जैक्ट, सॉरी 1.5 एग्जैक्ट था, और उसका लीस्ट काउंट टाइम पीरियड जो मेजर कर सकता था वो 1 सेकंड का था। नहीं, उस क्वेश्चन में तो कुछ और चक्कर था ना कि हमें लीस्ट काउंट भी दी हुई थी और हमें वो सेट ऑफ रीडिंग्स भी दी हुई थी। हाँ, नहीं हमें मतलब वो 1 सेकंड लीस्ट मेजर कर सकता है ये गिवन था हमें, हाँ पर हमारा और एक 1.5 आ रहा था एग्जैक्ट, तो हमने उसको हाँ हाँ राउंड हाँ ऑफ कर दिया था आंसर में। हाँ, बट उसी में ये प्रॉब्लम आई थी ना कि हमने जब दोबारा देखा था उस क्वेश्चन को तो उसमें हाँ एक जगह पे 1.8 ही हाँ, आंसर दिया हुआ था। यस सर। तो वो तो देखना पड़ेगा। मतलब जनरली ये होता है कि ये ना एरर प्रोपगेशन में करते करते वो इस चीज को डिसरिगार्ड हो जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला काम। तो ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन से आया आप उसको तो मानोगे ही मानोगे। सर उसका ओरिजिनल आंसर की में क्या आया है वो 1.8 वाले का? मैं बताऊंगा, वो मैंने करना है चेक, तो मुझे अभी मैं देखा नहीं कि मतलब कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं हुई हुई क्या था, वो अभी मैं बताऊंगा आपको देख कर। ठीक है बच्चों, डन फिर। सर एक और था सर, एक 2-3 क्वेश्चन सर पीछे करना, मुझे नंबर नहीं याद। सर एक वो वाला नहीं था कि वो जी का बताना था सर, कि जी की वैल्यू 1 कर दी थी। मेरे को नहीं पता कौन सा था भाई। बहुत टाइम हो गया 17 था। ये वाला 17। सर, ये वाला हाँ सर, इसका जी आ रहा है सर। यार ये तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए। निकाल लो, ये तो निकल आएगा। एक बार आप कर लो सर प्लीज। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इन सेकंड, ड्यू यूनिट ऑफ मास इज चूजन सो दैट g इज इक्वल टू 1। तो g के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करेक्ट। सर सर जो जी डैश होगा सर वो 1/m डैश होगा। g डैश जो होगा वो 1/m डैश होगा। मतलब उसके प्रोपोर्शनल होगा ना, लेंथ और टाइम तो सेम ही हो गया। नहीं बट आपको क्या पता g के अंदर मास की पावर क्या आ रही है? यही सर गलती वो की होगी बस। 1 नहीं आती है? क्यों? न्यूटन मीटर स्क्वायर है g के अंदर, तो मास क्यूब आ गया। नहीं उल्टा, मतलब आ, कर लो ना लिख के इसमें ना क्या। बस यही क्वेश्चन है ना? मतलब मैं यस चेंज कर सर। लूँ स्क्रीन?
जी क्या होता है, न्यूटन इनटू आर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर पर, तो मतलब ये बन गया ना कि 1/kg डैश इज इक्वल टू जी डैश। ये इक्वल टू मतलब जो ये g है, जो g डैश है वो मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर अपॉन kg डैश बन गया। ये है, ये 1 है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। बस गलती तो वही हुई है आपकी कि रेसिप्रोकल लिया है कि नहीं लिया। सर अब ये kg डैश मतलब ये बन जाएगा ना x इंटू के जी सर, तो ये g बाय x बन गया सर। अब g डैश की वैल्यू 1 है तो x हमारा g के इक्वल नहीं आ गया? इन दोनों को डिवाइड करो, क्या बना? kg डैश बाय kg इक्वल टू 6.7 बना ना। यस सर ठीक है। तो अब kg डैश बाय kg सर x नहीं है x क्या चीज है? सर? वही मतलब जो नंबर हमें मतलब मल्टीप्लाई करना है। आपको न्यू यूनिट ऑफ मास पूछा है, kg डैश पूछा है। हाँ इस उल्टा हो गया क्या? एक मिनट। New unit of mass is chosen so that g is equal to 1. New unit of mass is equal to जी की वैल्यू है ना 6.7 इंटू 1/kg, 6.7 इंटू 1/kg यानी जी की वैल्यू मतलब चलो कंफ्यूजन, g is 6.7 into 10 raised to power minus 11 kg meter cube this is g dash is 1 meter cube per second square kg dash right। तो ये दोनों क्वांटिटीज हैं तो इक्वल, राइट। इन दोनों को इक्वेट कर दो। या ऐसे कर लो, नहीं तो अगर मैं बिल्कुल आपको उस मेथड से बताऊं जो मैंने आपको क्लास 11th में बताया था। क्लास 11th में मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी नया यूनिट है उसके साथ डैश लगा दो। नहीं मैंने तो आपको ये कहा था कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती यूज करने की। सर ऊपर वाला मैंने कैसे गलत हो गया?
मैंने तो आपको डैश वाला मेथड सिखाया था, जिससे मैंने आपको कहा था कि कभी गलती नहीं होती। ये ऊपर वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ यूनिट्स नहीं लिखे साथ में। मैंने आपको हमेशा कहा था डैश वाला मेथड लगाओ, उसमें कभी गलती नहीं होती। कि कैसे आप लिख दो जो भी नए यूनिट्स बने कि मीटर डैश तो सेम ही है अपना, सेकंड डैश सेम है, केजी डैश हमें निकालना है। अब जी डैश क्या हुआ, अब मतलब जी डैश की वैल्यू नहीं मान लेनी। हाँ जी डैश की वैल्यू मान लिया, ये देखो ऊपर, बट यूनिट्स के साथ है ना वो। टू ऊपर वाला भी मुझे समझ नहीं आया, गलत क्यों हो गया। यार वो रेशो का ही उल्टी लिख देते हैं हम वो, और क्या मतलब वहां पे आपने इसके साथ यूनिट्स नहीं लिखे हुए ना, बस ये गड़बड़ हुई है। आपकी जी की वैल्यू ये है 6.67 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर केजी। तो अब जी डैश क्या हो गया, मैंने क्या बताया था कि सारा कुछ डैश में लिख दो। अब दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे अब तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अब तो आप इनफ मैच्योर हो चुके हो। सर यहाँ पे आपने जहाँ पे जी डैश के साथ ये 6.67 लिखे, यहाँ पे 1 नहीं आएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। हाँ ये यहाँ वाला है, yes। तो मतलब इक्वालिटी में कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना, बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, उससे आपके पास वो निकल आएगा। ठीक है, डन बच्चों। अगली क्लास कब है अपनी? चलो ठीक है, तब तक बच्चों अगला पार्ट खत्म कर लेना हीट का, ठीक है। और उस दिन मैं आपको कुछ और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। सर चलो हाँ जी। एक रिक्वेस्ट थी सर। सर जो हम्म एडवांस टेस्ट होते हैं सर, हम्म जब वो लर्निंग्स पे अपलोड होते हैं एज अ टेस्ट पेपर, हम्म 100 पेजेस के आसपास होते हैं। मतलब जो इंस्ट्रक्शन है सर वो हर पेज पर रिपीट होती है, मल्टीपल की या इंटीजर की। मतलब उसे प्रिंट कराना मतलब यूजफुल तो नहीं होता ज़्यादा। हम्म। तो मतलब ऐसा करते सर कि मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन है वो मतलब एक ही बार लिखी हो। हम्म। यार ये ना एक्चुअली जो ये फॉर्मेट होता है ना, ये आईआईटी में एक्चुअली भी ऐसे ही होता है, मतलब हर क्वेश्चन के साथ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि साथ में ही कॉम्प्रिहेंशन होती है और सारा कुछ। नहीं ये सर मतलब अब टेस्ट में जैसे मर्जी आ जाए, बट जब लर्निंग्स पे अपलोड होता है मतलब बाद में टेस्ट के बाद दोबारा करने के लिए। वो प्रॉब्लम वही है कि वो लर्नर्स वाले फॉर्मेट से जब हम करते हैं ना उसको, मैं समझ गया आपका पॉइंट, मैं कराता हूँ इसका कुछ, सर मतलब मैं उसको थोड़ा ऐसे फॉर्मेट में अपलोड करवाऊं कि कम पेजेस वाला हो जुगाड़ वो, है ना। यस सर।
हाँ मैं करा दूंगा इसको। सर हाँ जी, सर iQuiz में प्रिंट होते हैं ये क्वेश्चन पेपर? ये वाले नहीं होते, मतलब ये जो लर्निंग्स पे डलते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत सारे पेजेस में चले जाते हैं। ये वाले नहीं प्रिंट होते? मतलब पहले तो होते थे, हाँ सर, वो मतलब ही कह रहा था कि जैसे जैसे पहले होते थे, मतलब वो प्रिंट होते हो तो वहां से ले ले। ये लर्निस्ट वाला जो फॉर्मेट है ना, वो नहीं होता है। पर मैं देखता हूँ इसका, अगर वो बन गया तो वो तो फिर मैं प्रिंट भी करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास में हम एक तो ये कर लेंगे, इसमें मेरे ख्याल कोई बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे, जो पार्ट बचा भी है। और +2 का एडवांस टेस्ट कर लें डिस्कस। कौन से वाला करें, सबसे पहला कर लें? तो आप उसमें भी अपने डाउट्स देख के आना, ठीक है? मतलब अगर टाइम बचा तो ये कर लेंगे फिर। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।